नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऑटो रिपोर्टर। ऑटो रिपोर्टर में अब हम पहुंच चुके हैं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में। यहां पे बात करेंगे सीधा यहां के प्रत्याशी से भी और मौजूदा विधायक से। बात करें आम आदमी पार्टी की तो चुनावी बिसात पूरी तरीके से बिछ चुकी है। 70 के 70 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जा चुका है। तो यहां से आम आदमी के प्रत्याशी पहले तो कहेंगे और चूंकि विधायक भी रहे हैं, यहाँ पे कितना काम हुआ है, आगे इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या रणनीति है, ये हम खुद संजीव झा जी से जानेंगे, उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया आपने हमें ये समय दिया अपना। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए। तो चलिए, बुराड़ी विधानसभा में कितना काम हुआ, यहाँ की जनता के लिए अभी तक क्या रहा है संजीव झा जी का काम और आगे क्या रणनीति है, ये अब हम जानेंगे। और ऑटो में ही हम शुरुआत करते हैं। यहाँ की समस्याएं भी अगर हैं तो देखेंगे, जो काम हुआ है वो भी देखेंगे। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं, आइए। चलिए, पहला सवाल तो यही रहेगा कि 70 विधानसभाओं की हम बात कर रहे हैं, तो 70 विधानसभाओं में बुराड़ी विधानसभा की हम बात करें तो कैसे ये विधानसभा क्षेत्र, यहाँ की जनता अलग हो जाती है, यहाँ के काम अलग हो जाते हैं? देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये जो बाहर के लोग ज़्यादा आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, अलग अलग राज्यों के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे। बुराड़ी की जो कंपोजिशन है उसमें 70 से 80% पॉपुलेशन बाहर का है। अब चूंकि यहाँ पर डीडीए कोई प्लान डेवलपमेंट तो दिल्ली में किया नहीं, तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी, एग्रीकल्चर लैंड पे कॉलोनी बस गई और बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का बड़ा अभाव था। गलियाँ नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था। तो ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा में जो मूलभूत समस्या लोगों को ज़्यादा थी और लोग बहुत परेशान थे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ये तमाम मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिला, जो बरसों से लोग तरस रहे थे। लोग बहुत परेशान थे, उनका कोई सुनने वाला नहीं था। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से थोड़ा सा अलग है। इसका डेमोग्राफी अलग है, यहाँ की चैलेंजेज अलग हैं, यहाँ की जो लोगों की अपनी नेसेसिटी है, नीड है, वो अलग है। और इसी नीड को देखते हुए आपने उस जनता की ज़रूरत को पूरा करते हुए यहाँ पे अपना कार्यकाल इतने समय तक बिताया है। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या मान रहे हैं? अगर बुराड़ी क्षेत्र की बात करें, यहाँ की जनता की बात करें, यहाँ पे कौन से मुद्दे अब लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए हावी हो सकते हैं, या फिर जो काम है वो अभी भी आपके फेवर में वो जनता को खींचता हुआ नजर आएगा, अगर सरकार की ही बात करें तो? देखिए, खूब काम हुआ है यहाँ पे। जैसा मैंने पहले बताया कि ऐसे 70 से 80 कॉलोनियाँ थी जहाँ पे कुछ नहीं था, बिजली तक नहीं थी। आज उस सभी कॉलोनियों में बिजली है, पानी है, सड़क है, सीवर है, गैस लाइन है, नालियाँ बनी हुई हैं, सारी पक्की हैं, स्कूल्स खूब बने हैं, अस्पताल बने हैं, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, खूब काम हुए हैं। हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं ये कहूँ कि सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। एक बड़ी चुनौती है जिसको ईमानदारी से मानने में कोई गुरेज नहीं है कि चूँकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहा है बुराड़ी का 10 साल में, तो पानी की जो समस्याएं हैं वो अभी भी ठीक से पूरा हम नहीं कर पाए। और हालांकि हमारा फोकस पिछले टर्म में ही था, लेकिन 2.5 साल कोरोना निकल गया और 2.5 साल केंद्र सरकार की जो एट्रोसिटी वाली पॉलिटिक्स थी, हमारी सभी नेताओं को, सीएम को, जैसे मंत्री को जेल में डाल दिया, तो उस पर जो कोई ठोस काम होना था वो ठोस काम नहीं हो गया। हालांकि हमने खूब प्लानिंग, उसकी प्लानिंग पूरी कर ली, हमने नए नए यूजीआर बना लिए, पर वो फंक्शनल नहीं हो पाया है। तो पानी की चुनौती है और ये 5 साल हमारी कोशिश यही है कि बुराड़ी की हर एक कोने में रोज पानी अच्छे से मिल पाए, उस पर काम करना है। बिल्कुल, पानी की समस्या तो है ही। बात हम कर रहे थे बुराड़ी विधानसभा की, तो ऐसे में पानी की समस्या पे लौटूंगी सर, लेकिन पहले उससे बात करेंगे एक जो बड़ा मुद्दा जिसको लेके बीजेपी भी लगातार घेरती हुई आ रही है। ये मुद्दा विधानसभा में भी गरमाया, संसद में भी गरमाया, पूर्वांचलियों का मुद्दा। और यहाँ पे वोट पॉलिटिक्स उस हिसाब से आपको भी देख रही है आप कि कितना ज्यादा हावी होती हुई अब इस चुनाव में नजर आ रही है। देखिए, ये बड़ा ही आश्चर्य है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचलियों से नफरत है। आप देखेंगे पूर्वांचली या बाहर के जो लोग हैं, दिल्ली में 55-60% अब बाहर के लोग आए हुए हैं। रिप्रेजेंटेशन कभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं दी। आम आदमी पार्टी जब आया तो आम आदमी पार्टी में 30 से 35% आज भी विधायक वो हैं जो बाहर के हैं, जो प्रवासी हैं, जो पूर्वांचली हैं। तो अब पूर्वांचलियों को जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ तो बीजेपी की नींद हराम हो गई। आपको याद होगा विजय गोयल के बड़े नेता हैं,
उन्होंने कहा था कि पूर्वांचलियों को दिल्ली आने से रोकना होगा। अब देखिए रोज वोट काटे जा रहे हैं, और वोट काटे जब पूछते हैं किसके वोट काटे, रोहिंग्या के वोट काटे जा रहे हैं। अरे आप नाम देखिए तो एक तरफ से आपको पूर्वांचल के लोग हर एरिया में वोट काटे जा रहे हैं, क्या वो रोहिंग्या है? और यही बात जो संसद संजय भाई ने कहा है, मैं पूर्वांचल से आता हूँ, संजय भाई ने कहा कि इतनी हिम्मत कैसे हुई, तो कहा कि हाँ रोहिंग्या और घुसपैठिए और पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं। क्या हम घुसपैठिए हैं? क्या हम रोहिंग्या हैं? तो इस तरह की अपमानजनक बातें, और कर कौन रहा है? देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि पूर्वांचल घुसपैठिया है, पूर्वांचली रोहिंग्या है। तो मुझे लगता है इस तरह की अपमानजनक बात जो किया, मैं भी आया हूँ इसका हमारे साथ साथ तो तमाम पूर्वांचली जो पिछले 50 साल से दिल्ली में अपने खून पसीने लगाकर दिल्ली के विकास के हिस्सेदार रहे हैं, वो बहुत आहत हैं। हर बार देखिए, इनको जो वोट नहीं करता है उसको कभी देशद्रोही कह देंगे, रोहिंग्या कह देंगे, घुसपैठिया कर देंगे। दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में पूर्वांचली एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट करती है, क्योंकि जितने भी वेलफेयर के हमारे मेजर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो ज्यादा लाभान्वित हैं। तो वो देख करके इनकी निंद हराम है। तो अगर वोट नहीं करोगे, तुम रोहिंग्या कह दोगे, तो दिल्ली की जनता और दिल्ली के पूर्वांचल की जनता इनको माकूल जवाब देगी। चुनाव आने दीजिए। अब यहाँ पे अगर वर्गीकरण की बात करें तो पूर्वांचली तो एक बड़ा वर्ग है ही जो कि वोट डालता है, लेकिन त्यागी वर्ग भी है। तो ऐसे में कांग्रेस ने उसका फायदा उठाते हुए मंगेश त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है, टिकट दिया है। एनसीपी की तरफ से रतन त्यागी को उतारा गया है। तो यहाँ पे एक हॉट सीट बनती जा रही है। बाहर से भी जो पार्टी है, अलायंस की पार्टी है, वो भी यहाँ पे अपने कैंडिडेट्स उतारती जा रही है। तो इसको कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? मैं कहते कोई चुनौती नहीं देखता। एक बात समझिए कि अगर जैसा मैंने कहा केवल पूर्वांचल और उत्तराखंड को ऐड कर दें तो 60 से 65% पॉपुलेशन केवल 2 स्टेट का बुराड़ी विधानसभा में है। मुझे ये लगता है कि ये जितने भी कांग्रेस का कोई आधार नहीं है यहाँ। आप देखिए 2015 देख लीजिए, 2020 देख लीजिए, 2015 में 6000 वोट मिला था, 2020 में 2500 वोट रह गया, और मुझे लगता है इस बार उससे भी कम हो जाएगा। तो कांग्रेस का कोई आधार नहीं, बाकी किसी पार्टी का आधार नहीं है। लोग वोट काम पे करते हैं। आज देखिए बुराड़ी विधानसभा की ही बात करें, हमने कहा कि गलियां, नालियां, सीवर, गैस लाइन, पाइपलाइन, स्कूल्स बने, अस्पताल बने, बिजली फ्री का लाभान्वित भी सबसे ज़्यादा अगर हैं तो ये बुराड़ी के हमारे लोग हैं। अगर मान लीजिए मोहल्ला क्लिनिक में जो मुफ्त इलाज जांच हो रहा है उसके लाभान्वित अगर सेक्शन है तो बाहर के लोग हैं, प्रवासी लोग हैं। अगर महिलाओं की बसों में यात्रा मुफ्त है तो यहाँ के लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। या अब जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपया, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग होंगे। उन्होंने कहा जो बुजुर्गों को हम 60 साल के ऊपर के लोगों को जो मुफ्त इलाज कराएंगे, चाहे कितना भी इलाज क्यों ना हो, तो अब बेटे उनके अपने ख्याल रखे, अरविंद केजरीवाल बेटा अपने ख्याल रखेगा, ये लोगों का भरोसा है। तो यही कारण है कि यहाँ कोई आंकड़ा काम नहीं करता, कोई रीजन काम नहीं करता। केवल बुराड़ी की जनता अपने बच्चों के भविष्य के लिए और समाज की फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए वोट कर रही है। सर, कांग्रेस की अभी आपने बात की, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के साथ अलायंस में आप उतरे। लोकसभा चुनावों में ये सीट जो है बुराड़ी की, अगर हम बात करें, या उत्तर पश्चिमी दिल्ली की बात करें, उत्तर पूर्वी दिल्ली की, तो वो आपने कांग्रेस को दी। अब ऐसे में वोट बैंक की बात करें तो वोट बैंक यहाँ पे क्या ज्यादा लगा? क्या अब वो वोट बट जाएगा क्योंकि अलायंस में नहीं है साथ में उनकी तरफ से जो प्रत्याशी उतारा गया? तो ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये वोट बटेगा, इससे दिक्कत होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तक बात करती आई है कि जितने हमने काम किए हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार उसी को आगे बढ़ाती हुई आ रही है, अपना खुद का कोई काम नहीं किया। मैं बताया, हाँ बिल्कुल ठीक है कि उसमें में भी लगभग 90-100 कॉलोनियाँ थी, उसमें से 15-20 कॉलोनियाँ डेवलप थी, बाकी कॉलोनियाँ ऐसे ही थी। तो हमने बाकी कॉलोनी का डेवलप किया, क्योंकि उन्होंने नहीं कर पाए। हाँ ठीक है, उनके काम का आगे बढ़ाया हमने। जब मैं आया था तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल 32 कमरे थे जो बच्चों के पढ़ने लायक थे। आज वहाँ लगभग 900 कमरे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने वो उस तरह के स्कूल्स नहीं बनाए, हमने आगे बढ़ाया। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। आज बुराड़ी में हमारा 800 बेड का हॉस्पिटल है, और चलिए मैं आपको हॉस्पिटल दिखाता हूँ। ये हॉस्पिटल कोरोना में माइलस्टोन साबित हुआ, और आज बुराड़ी के लोगों को सुकून है, क्योंकि बुराड़ी की ट्रैफिक के कारण कई लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंचने के कारण डेथ हो जाती थी, तमाम दुर्घटनाएं हो जाती थी। आज मैं आपको बुराड़ी का अस्पताल दिखाऊंगा, आके देखिए किस तरह का अस्पताल है। चलिए अस्पताल ही देख लेते हैं, क्योंकि हम चलते चलते अस्पताल भी पहुंचे हैं। तो अस्पताल की आप बात कर रहे हैं,
बिल्कुल। तो अब ये जो आप देख रहे हैं ये अस्पताल है हमारा, ये 800 बेड का अस्पताल है। ये अस्पताल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बनाया। और आप देखिए, अगर कैमरे घुमा के दिखाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल है। सारी सुविधाएं सरकार से बेहतर। देखिए आगे स्क्रीन लगा हुआ है, वहाँ स्क्रीन लगा हुआ है, वो देखिए वहाँ स्क्रीन लगा हुआ है। ये सारी सुविधाएं देखेंगे। हमारे यहाँ पर 32 आईसीयू के बेड हैं हमारे पास। इतने बेड एलएनजेपी में नहीं है जितने बेड हमने यहाँ लगवाए हैं। तो ये जो सारी सुविधाएं हैं ये केवल अरविंद केजरीवाल जी के कारण है। और अस्पताल जाके पता कीजिएगा, जो लोग हैं बताएंगे आपको, यहाँ पे जांच मुफ्त है, यहाँ पे इलाज मुफ्त है, यहाँ पे दवाइयाँ मुफ्त हैं। सारी सुविधाएं लोगों को मुफ्त मिल रही है और अच्छा मिल रही है, जो कभी अरविंद केजरीवाल से पहले सरकारी अस्पतालों में देखने को नहीं मिलता था। हाँ बिल्कुल ठीक है कि हमने उनसे कई गुना बेहतर काम किया है। और वोट बंटने की जहां तक बात है तो उसके लिए कितने आश्वस्त है, उसके लिए कितने कॉन्फिडेंट? पता है ना, कोई आधार नहीं है। अब देखिए, मैं 13 में पहली बार लड़ा, मैं चौथा बार में चुनाव लड़ रहा हूँ, 3 बार में विधायक रहा हूँ यहाँ पे। 13 में चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस को मिला था 28,000 वोट। 15 में चुनाव लड़ रहे, वो आके हो गए 6,500 वोट। 20 में चुनाव लड़ रहे थे, वो आ गया 2200 वोट। तो मुझे लगता है 1000-1200। तो मतलब ऐसा कोई आधार नहीं है कांग्रेस का जिसके कारण कोई वोट बट जाए या ऐसा कुछ हो जाए। तो मुझे लगता है कि लोग यहाँ बुराड़ी में खासकर, मैं पहली बार लड़ रहा था चुनाव, मुझे 10,000 की मार्जिन से चुनाव जीता था और 60,000 वोट मिले थे। दूसरी बार 68,000 की मार्जिन थी। तीसरे बुराड़ी लोग इतिहास बना दिया, 88,000 की मार्जिन थी। तो हमारा कमीशन खुद से, हमारे किसी अपोजिशन से नहीं है कि क्या हर बार हम अपने पहले के मार्जिन को पार करते रहें। बुराड़ी जनता ही कह रही है कि इस बार 1 लाख पार करना है। तो इसलिए हमारा कोई कंप्यूटर यहाँ दिखता नहीं है। और ये केवल अरविंद केजरीवाल जी के सारे जो बेनिफिशियरी योजनाएं हैं, उस योजनाओं के कारण ये आपको देखने को मिलेगा। योजनाओं की अगर बात की जाए तो इस वक्त हम यहाँ के सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ की भीड़ देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी उठाती हुई यहाँ की जनता नजर आ रही है। लेकिन अब जो है, कई योजनाओं पर भी सवाल। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि आयुष्मान योजना लागू की जाए दिल्ली में। अब आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से संजीवनी योजना लाई गई है बुजुर्गों के लिए, तो उस पर भी सवाल कि अब जाके चुनावों से पहले ये योजना क्यों लागू की गई। बुजुर्गों के लिए ये योजना जो आप बता रहे हैं उसके लिए बजट आएगा तो आएगा कहां से। ये सारे सवालों को घेरते हुए बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर। देखिए, वो पहले दिन से, जब हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि बिजली आधे करेंगे, तो कहा ये पैसे कहां से आएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। हमने बिजली आधे नहीं मुफ्त करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों को पानी मुफ्त दिया, अरविंद केजरीवाल ने लोगों को अच्छी इलाज मुफ्त दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों को बसों, महिलाओं को बसों में यात्रा मुफ्त दिया, तीर्थ यात्रा मुफ्त दिया। और सरकार बेहतर चल रही है और फायदे में चल रही है। तो अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स में रहे हैं, IRS रहे हैं, उनको पता है कि ये मैनेजमेंट कैसे किया जाता। कोई हवाई बात नहीं कर रहे। रही अभी 2 योजनाएं हमने, संजीवनी योजना जिसमें 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का इलाज चाहे लाखों क्यों ना अरविंद केजरीवाल कराएंगे, उन्होंने कहा है। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपया देंगे। अब देखिए, लोगों की लाइन लगी हुई है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि हमने कहा कि अगर आपको ये इससे लाभ लेना चाहते हैं तो अपना मिस कॉल मारिए। लोग लाइन में लगा कर मिस कॉल मार रहे हैं। ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों का भरोसा कितना है। लोग ये मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कह दिया वो कर दिया। अरविंद केजरीवाल का बात वादा नहीं, वो गारंटी है। बीजेपी कुछ भी कह ले, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम कितनी भी तंत्र क्यों ना लगा लो, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। अच्छा, महिलाओं की अगर बात करें तो 2100 रुपए की आपने बात की है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत कर दी गई है, लेकिन इसको लेकर भी घेरती हुई नजर आ रही है। एक बात कि हम कोई डेटा नहीं ले रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लोगों से मिस कॉल बढ़वा रहे हैं। इन्होंने झारखंड में एक बहना गोगी योजना, दीदी योजना करके एक योजना इस बार उन्होंने लाए थे। ये भी जाके घर घर रजिस्ट्रेशन करने गए, लोगों ने भगा दिया इनको। लोगों ने कहा तुम झूठे मक्कार लोगो, तुम केवल वादा करते हो, तुम पूरा नहीं करते। दूसरा, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम महिला सम्मान योजना लाएंगे और हर महिला को हर महीने 18 साल से ऊपर महिला को 2100 रुपया देंगे। लोग लाइन लगा करके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो तुम पे लोगों का भरोसा नहीं है। तुमने रजिस्ट्रेशन तो कराए थे, तब तो कोई रोक नहीं लगाई थी। यहां तुम कोशिश कर रहे, पुलिस को लगा दिया रोकने के लिए। अरे पुलिस को लगाओ, दिल्ली में चोरी बहुत हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, चाकू चल रहे हैं, वहां तो पुलिस को नहीं लगाते तुम। तो तुम इंस्टीट्यूशन को मिसयूज कर रहे हो। लेकिन ये जो महिलाओं की लंबी लंबी लाइन है, ये लंबी लाइन अरविंद केजरीवाल पे भरोसा को दर्शाता है।
तो तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। दिल्ली की जनता तुम पे भरोसा नहीं करने वाली। दिल्ली की जनता पहले भी अरविंद केजरीवाल भरोसा करती थी और आगे भी अरविंद केजरीवाल पे ही भरोसा करेगी। देखिएगा, दिल्ली फिर अपना ही एक नया इतिहास बनाएगा। बिल्कुल। और अगर इसी इतिहास की बात करें, तीसरी बार अगर सरकार बनने की बात करें, तो यहाँ की जनता, बुराड़ी क्षेत्र की अब हम खास तौर पे बात करें, यहाँ की जनता के लिए सड़क और पानी की जो समस्या है, जो मुद्दा है, जो शुरुआत में आपने भी कहा था, एक जटिल समस्या है जिसके समाधान के लिए लगातार अगर अभी भी कहा जाए तो बहुत काम बाकी है। क्या ये समस्याएं हावी पड़ती हुई इस चुनावी समय में क्या ये मुद्दे बनते हुए नजर आएंगे? नहीं, देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, बहुत बुरे हालात थे बुराड़ी के। गलियां, सड़कें, नालियां, ये सब ऐसा था, कुछ था ही नहीं। लोग घर के बाहर पानी भरा पड़ा रहता था। आज बहुत काम हुए हैं। हर एक कॉलोनी में गलियां बनी, नालियां बनी, सड़कें बनी, सीवर बनी। लेकिन क्या होता है कि आज देखिए, नाराजगी क्या कि ज्यादा काम हो रहा है। नाराजगी नहीं, काम नहीं हो रहा है। हाँ, सड़कें क्यों खोदी? सीवर बिछना है। क्यों खोदी? गैस लाइन बिछना है, फिर हम उसको बना रहे हैं। तो काम ज्यादा होने की परेशानी है। इतना ज्यादा काम हो रहा है कि सड़कें खुदी हुई हैं। अब मान लीजिए हमने सीवर डाला, फिर वहां पे पाइपलाइन डालना है, फिर गैस लाइन डालना है, तो थोड़ा सा समय लग रहा है कई जगह सड़क बनने में। उसके बाद सड़क बनाएंगे ना आप। तो वो जो कई जगह, लेकिन लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, या अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है कि कोई भी काम अधूरा नहीं होगा, काम सारा पूरा करेंगे। तो जो कहीं भी आप देख रहे हैं, कई जगह थोड़े थोड़े काम विलंब होने के कारण थोड़ी चुनौतियां हैं, थोड़े नाराज हो जाते हैं, लेकिन लोगों को लगता है नहीं, कर तो ही सकता है। नाराज होके भी वो साथ अरविंद केजरीवाल जी के ही हैं, क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल के सिवा कोई व्यक्ति है नहीं जो हमारा विकास का काम कर ले। 2020 उन्होंने कहा कि मैं अगर काम किया होऊंगा तो मुझे काम के नाम पे वोट करना। आप देखिए कि अभी 2025 में बीजेपी ने पूरी कोशिश की अरविंद केजरीवाल को बेईमान साबित कर दें, तमाम कोशिशें की। अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसा नेता आपको इतिहास में, उन्होंने कहा कि अगर ये नेताओं ने आरोप लगाया तो मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ता हूं, मैं जनता में जाऊंगा। जनता अगर मुझे ईमानदार मानती है और जनता मुझे वोट करेगी और फिर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। देश में एक उदाहरण बता दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक राजनीति की एक नई दिशा दी है। मुझे लगता है कि उस रास्ते पर चलना इन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए नामुमकिन है। तो कीचड़ फेंकने की कोशिश करते रहते हैं पूरे दिन। भारतीय जनता पार्टी देखिए, अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। अरे गाली देने से तुमको जनता कैसे वोट करेगी? हम ये कह रहे हैं कि हमने बिजली मुफ्त की, पानी मुफ्त की, अच्छा शिक्षा दिया, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा दिया, अब महिला सम्मान देंगे। हम कह रहे हैं कि अब हमने बुजुर्गों को इलाज ठीक से कराएंगे। हम ये कह रहे हैं ईमानदार। एकमात्र ऐसे अरविंद जी कहा कि हाँ, यमुना वाला काम नहीं हो पाया, उसे कारण बताए, अब यमुना वाला काम सफाई हम करेंगे। चलिए, योजनाओं की हम बात कर रहे हैं बार बार, तो यहाँ की जनता को कितना उसका लाभ मिला है, जनता के बीच चल के जानेंगे। चलिए सर, यहाँ पे चाय पे चर्चा भी हो जाए, कुछ लोग भी यहाँ पे हैं, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ की योजना जिस बारे में बार बार बात चल रही है, उसके बारे में जानेंगे। बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं। यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। आप अंदर भी जाके व्यवस्था देख सकते हैं, पूरा व्यवस्था टाइट है, ठीक है। और दवाई, सुई और बेड, आईसीयू सब यहाँ पे सब अवेलेबल है। आप अंदर भी जा सकते हैं और यहाँ के लोगों से और भी पूछ सकते हैं। ये जो अरविंद केजरीवाल जी ने महिला सम्मान योजना, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, नहीं करेंगे, क्या कहना है? वो कभी कर नहीं पाएंगे। इसको काउंटर करने के लिए वो कह रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ की बात बताइए, यहाँ पे आपको लगता है कि 5 सालों में कुछ परिवर्तन आया है, कायाकल्प हुआ है? मैं पिछले 15 सालों से बुराड़ी में रह रहा हूँ, इससे बेहतरीन कभी काम नहीं हुआ है। शानदार रोड बन गए, एक एक गली, नाली, सीवर का भी काम जो ऐतिहासिक काम है वो भी हो गया। शानदार हॉस्पिटल आप देख के आए हो, तो ये भी बना। ये सब ऐतिहासिक काम है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। पहले रोडों पे ये पटरी नहीं हुआ करता था, यहाँ पे डिवाइडर्स भी नहीं हुआ करते थे 10 साल पहले। आज जो ये काम हुआ है और सिर्फ ये विधायक जी की बदौलत और अरविंद केजरीवाल की बदौलत हुआ है। तो हॉस्पिटल में यहाँ पे आप आते हैं तो डॉक्टर्स की मौजूदगी, सुविधाओं की कितनी यहाँ पे संतुष्ट हैं? यानी कि मैम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। मेरे फादर का ना अभी 2-3 महीने पहले कूलर टूट गया था, तो उनको बीच बीच में ना प्रॉब्लम आती रहती है। वो आज भी अभी हॉस्पिटल में ही है और उनको जैसे कभी कभी MRI वगैरह की ज़रूरत होती है तो हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल में से पर्ची बनकर मतलब बाहर के लिए फैसिलिटी मिल रही है। और मतलब बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए ना बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। मुझे नहीं लगता गरीब लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव कर पाएंगे, हज़ार रुपए की MRI वगैरह। बुराड़ी विधानसभा में है तो यहाँ से सबसे ज़्यादा लगी हुई यमुना आती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंज भी आपने जो बताया था डेमोग्राफिकली, वो एक यही है कि ये थोड़ा तटीय इलाका है।
तो ऐसे में यमुना की सफाई का जो मुद्दा है उसको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार बीजेपी अध्यक्ष द्वारा भी सवाल किया गया कि आप आइए डुबकी लगा के दिखाइए, आपके मैनिफेस्टो में ये बात थी। देखिए, मुझे लगता है कि इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल जी दे चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हाँ, ये काम नहीं कर पाए, कारण थे 2.5 साल कोरोना में निकल गया और 2.5 साल इन लोगों ने हमारे सभी बड़े बड़े मंत्री को जेल में बंद कर दिया, सत्येंद्र जैन जी को जेल में बंद कर दिया, मनीष जी को जेल में बंद कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद कर दिया। वो काम अधूरा रह गया है और इस 5 साल उस काम को पूरा करेंगे। लेकिन एक बार बताइए, इतनी ही ईमानदारी से क्या नरेंद्र मोदी नमामि गंगे में गंगा साफ हुआ कह सकते हैं? क्या माँ गंगे के कुछ बुरे हालात नहीं हैं? तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं कि हाँ, जो नहीं हुआ उसे स्वीकारते हैं और उन्होंने कहा है कि हाँ, ये काम नहीं हो पाया, अगले 5 साल हमने खूब इसमें होमवर्क किया है, अगले 5 साल में ये काम हो जाएगा। तो हमने जितने काम किए वो भी जनता के सामने है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सीवर, आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों की तीर्थयात्रा की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों की इलाज की बात करें, सब हमने काम किया है। जनता के लिए काम हुआ है। बाकी जो काम कर रहे हैं, बाकी जो रह गया वो हम काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी पे लोग भरोसा करते हैं। वो ईमानदारी से अपनी बात को रखते हैं, ईमानदारी से जो किया वो बताते हैं, जो नहीं हो पाया स्वीकारते हैं। बिल्कुल। और यमुना की आप बात कर रहे थे कि यहाँ के उसके बावजूद भी सबसे स्वच्छ घाट है, तो उस पर भी हम चलिए नजर एक बार डालते हैं। यमुना को लेकर सवाल किया जाता है कि डुबकी लेने लायक भी यहाँ का पानी नहीं, यमुना का ये मुद्दा है, लेकिन ये तस्वीर कुछ और कह रही है। अब बिल्कुल, आप ये बुराड़ी के पास का यमुना आप देख रहे हैं, यमुना मैया खूब साफ है। देखिए, बत्तखें इसमें आप देखिए तैर रही हैं। डुबकी लगाने की बात है तो अभी डुबकी लगा रहे हैं और दूध यमुना मैया को लोग चढ़ा रहे हैं। लोग पूजा पाठ करने के लिए यहाँ आते हैं। मैंने यही बात एलजी साहब को कहा था छठ के समय में। हमने कहा था कि आप आइए, मैं आपको अपना यमुना दिखाता हूँ। यमुना मैया साफ है और छठ पूजा साफ सफाई का पर्व है। हम घाटों की सफाई करते हैं, नदी की सफाई करते हैं। तो नदी यमुना मैया संवरती हैं छठ के समय में। लेकिन एलजी साहब की बुरी नज़र यमुना पे लग गई और पूर्वांचलियों को छठ पूजा से महरूम रहना पड़ा। ये लगता है कि अब ये यमुना जो गंदगी शुरू होती है, अब देखिए ओखला बैराज पे इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है, उत्तर प्रदेश का भी और हरियाणा का भी, जो अनट्रीटेड वाटर है वो जो गिरता है, जिसको बड़ी आश्चर्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाते हैं यमुना साफ नहीं। क्यों नहीं साफ हुई भाई? कि तुम्हारा अनट्रीटेड वाटर हरियाणा का भी और उत्तर प्रदेश का भी वहाँ गिरता है और जिसके कारण वो ITO के पास का यमुना जो दिखेंगे वो आपको गंदगी से भरा हुआ दिखेगा। तो ये उनके भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों की सरकार के पाप को यमुना मैया ढो रही हैं। हालांकि साफ करना हमारी जिम्मेदारी है। हम कोई अरविंद जी का हम कोई ब्लेम गेम नहीं करेंगे। अगर वो साफ नहीं कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं ट्रीटमेंट प्लांट कि हरियाणा से जो आएगी इंडस्ट्रियल वेस्ट वो उनके बहाने पर ट्रीट करेगी और वो यमुना मैया में गिरेगी। उत्तर प्रदेश से जो आएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट उसको हम मुहाने पर लगाएंगे प्लांट और वहाँ पर ट्रीट करेंगे और फिर यमुना मैया को साफ सफाई करेंगे। तो बात की जाए अगर आम आदमी पार्टी की सरकार की, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी गारंटियों के दम पे वोट मांग रही है, जो काम हुए हैं उसके दम पे वोट मांग रही है। इसमें मुफ्त बिजली का भी मुद्दा है, पानी का भी मुद्दा है, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 बड़े मुद्दे हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर परिवर्तन किया गया है, ये लगातार आम आदमी पार्टी का कहना है, सरकार का कहना है। तो इस परिवर्तन के लिए दावे तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसको घेरती हुई बीजेपी भी नजर आ रही है। स्कूलों की जब बात की जाती है तो सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि स्कूल में शिक्षा नहीं मिल रही है, 9वीं 11वीं की कक्षा के रिजल्ट पे सवाल खड़े किए जाते हैं। तो इन तमाम सवालों के बीच में रियलिटी क्या, जनता क्या देखे, क्या समझे? देखिए, अभी आप जिस स्कूल में हैं, ये बुराड़ी सर्वोदय स्कूल इसको कहते हैं। जब मैं पहला विधायक बना था तो केवल 22 कमरे थे और वो 22 कमरे वो भी डैमेज्ड बिल्डिंग था। आज ये सारे बिल्डिंग को डेमोलिशन करके हमने बनाया और 109 कमरे अभी इस स्कूल्स में अभी हैं। 5000 के करीब लड़कियां सुबह पढ़ती हैं और 5000 के करीब लड़के पढ़ते हैं। 10,000 बच्चे इस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्कूल्स की आज बिल्डिंग देख लीजिए। ना केवल बिल्डिंग, स्कूल्स के अंदर जाइए, स्मार्ट क्लासरूम लगा हुआ है, सभी स्कूल्स में कैमरे लगे हुए हैं। जिस स्कूल को मैं खड़े हैं 2013 में नामी था खंडहर वाला स्कूल, क्योंकि वो भी जो 22 कमरे थे वो भी डैमेज्ड बिल्डिंग था। तो जो ये 5000 बच्चे, 10,000 बच्चों के पेरेंट्स जो आते हैं स्कूल्स में, उसको तुम कैसे बता दो कुछ नहीं हुआ है? वो तो देख रहा है, वो तो एविडेंट है। 20 स्टेट में कभी एक भी जगह बता दें ये कि इस तरह का स्कूल का कमरे बना हो तो मैं मान जाऊं काम किया है।
तो पहले तुम जहां डबल इंजन, हमारे तो आधी इंजन की सरकार थी, उसमें तुमने आधे एलजी को दे दिया। वो एलजी बीजेपी का एजेंट बन के बात करता है। तो उसके बावजूद हमने जो काम करके दिखाए, इनके डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार काम नहीं कर पाई। तो ये स्कूल जो है ये गवाह है। सीधा सीधा पूछो तो मैनिफेस्टो में यहाँ की जनता के लिए क्या रहेगा? देखिए, हमने अपनी विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर खूब काम किए हैं। यहाँ कोई भी ऐसी अनऑथराइज कॉलोनी नहीं है जो 2020 से पहले बना हो और वहाँ पे सारी सुविधाएं ना मिल गया हो। हालांकि इवॉल्विंग ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, रोज सो के उठे 4 गलियाँ कहीं ना कहीं बनी होती है, चुनौतियाँ हैं। लेकिन 2020 से पहले सारी गलियाँ सड़कें हमने कमोबेश बना दी हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि स्कूल्स अच्छा हुआ, अस्पताल अच्छा हुआ, गलियां बनी, सड़कें बनी। हाँ, एक काम पे जो मैंने पहले ही कहा, ईमानदारी से काम नहीं हुआ है, वो पानी घर घर पहुंचाने का। तो हमने जनता से वादा किया है कि इस 5 साल में हम 6 घंटे हर कॉलोनी में पानी, साफ पानी दे पाएंगे। उस पर हम काम कर रहे हैं, पूरी योजना तैयार है। अब उसको क्रियान्वयन करने का टाइम है, तो वो हम पूरा कर लेंगे। कॉलोनी को गेटेड करना है, अब डेकोरेट करना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, मूलभूत काम हमने कर लिए हैं, तो वो डेकोरेट करने का काम करेंगे। यहाँ पे जो काम हुआ है उसको लेकर ही जनता अब वोट डालने निकलेगी। तारीखों के ऐलान के बाद में यहाँ पे जनता फिर तय करेगी कि अब की बार जब वोट डालना है तो कौन से कामों को लेकर डालना है, कौन से मुद्दों को लेकर डालना है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश ऑटो रिपोर्टर में इतना ही। जी मीडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ शिवांगी द्विवेदी।